हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बहुत समय से अवेटेड टॉपिक है। बहुत समय से स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लीजिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लीजिए। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग का डिस्कस करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होती क्या चीज है, थोड़ा सा फोकस करें। व्हाट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या चीज है, वो बेसिक, देखिए किसी भी चीज को समझने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब किसी चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तब वो चीज समझ में आएगी। तो यहाँ पे आज हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। और अगर वो कॉन्सेप्ट, वो छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग में बैठ गई तो अकाउंटिंग का फंडामेंटल तैयार हो जाएगा। अक्सर होता क्या है, ये पार्ट हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है और हम इसे ओवरलुक कर देते हैं। हम इन चीजों को समझते नहीं है और डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर जंप कर जाते हैं। और वहां पे फिर क्या होता है, छोटी छोटी चीजों में हम लोग अटक जाते हैं। तो एक बार अगर हम लोग डिस्कस कर लें अपने अकाउंटिंग के कुछ थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हमारे बेस बढ़िया बन जाएगा। हमारा बेस ऐसा होगा कि आगे की चीजों को समझने में हेल्प करेगा। एक एक करके डिस्कस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एंटिटी कॉन्सेप्ट सबसे पहले लेते हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटिटी कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि बिजनेस की जो अपनी एंटिटी है, यानी जो बिजनेस है, वो बिजनेस और बिजनेसमैन, यानी कि बिजनेस का ओनर, उसको अलग अलग रखिए। बिजनेस और बिजनेस के ओनर की ट्रांजैक्शंस अलग हैं। हम बना रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस की, अपनी एंटिटी की, तो उसकी और ओनर की जो ट्रांजैक्शंस हो रही है या ओनर अपने लिए जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। हम ओनर को अलग एंटिटी ट्रीट करेंगे और बिजनेस को अलग एंटिटी ट्रीट करेंगे। ओनर का पार्ट अलग, एंटिटी का पार्ट अलग, बिजनेस का पार्ट अलग। ठीक है। अगर ओनर ने बिजनेस में कोई पैसा लगाया, ओनर इन्वेस्ट सम मनी इन द बिजनेस, तो बिजनेस उसे रिकॉर्ड करेगा जैसे ओनर ने उसको लोन के तौर पे दे दी। हम ये नहीं कह रहे बिजनेस तो तुम्हारे लिए यार, अपना पैसा बिजनेस में लगाओगे तो कैसे लोन की तरह ट्रीट करोगे? बिल्कुल करूंगा, बिकॉज एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस अलग, उसका ओनर अलग। तो अगर ओनर ने कोई पैसा बिजनेस में लगाया है तो वो बिजनेस के लिए आउटसाइडर की तरह एक तरीके से लोन हो गया। और यही पिछली क्लास में बात करी थी कि ओनर बिजनेस में जो पैसा लगाता बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लेकिन चूंकि उसको डिस्टिंग्विश करना है इसलिए हम उसे कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो ओनर बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है वो कैपिटल में चला जाएगा। और एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है। अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस में से कोई पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो ये नहीं कह रहे तेरा ही पैसा है तूने भैया निकाल लिया तो क्या हो गया ना, इसे हम ड्राइंग के नाम से बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तूने हमें कैपिटल दी थी, अब मैंने तेरे को ड्राइंग के रूप में वापस कर दी तो मेरी लायबिलिटी कम होगी। हम ड्राइंग के नाम से इस पर्सनल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट का बेसिक क्या है? एंटिटी कॉन्सेप्ट का बेसिक क्या है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करना है। बिजनेस अलग, उसका एंटिटी अलग, कभी मिक्स मत करिए। हम बना रहे हैं बिजनेस की बुक्स और बिजनेस की बुक्स में बिजनेस के ओनर का जो भी कुछ लेन देन हो रहा है वो अलग रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल आउटसाइड एंटिटी की तरह रिकॉर्ड होगा। हम बिल्कुल ये बात मान के नहीं चलेंगे इसी का तो बिजनेस है, ये ट्रांजैक्शन कर रहा है तो क्या हुआ, इस तरीके से तो सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। उसके पर्सनल एक्सपेंसेस बुक्स ऑफ अकाउंट में आने लगेंगे बिजनेस की बुक्स में, और बिजनेस की एक्सपेंसेस हम बाइफरकेट ही नहीं कर पाएंगे कौन सा बिजनेस का एक्सपेंस है और कौन सा उसका पर्सनल एक्सपेंस है। इसलिए हम उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को अलग रखते हैं और जो बिजनेस के एक्सपेंसेस है उसको अलग रखते हैं। बिजनेस में सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नंबर 2, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग जैसे मैथ में भी होता है या स्टैटिस्टिक्स में बात करें कि
हम सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हम मनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, मनी क्या चीज है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मनी क्या है? मनी यानी कि अपने कंट्री की करेंसी। इंडिया में क्या चलता है? रुपया। ठीक, तो वो चीजें जो हम करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ वही चीजें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए, हमें क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए। क्वांटिटेटिव डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो चीज मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर मैं रिकॉर्ड कर भी लूंगा तो उसकी वैल्यू कहां से लाऊंगा, और अगर वैल्यू नहीं होगी तो क्या चीज दिखाऊंगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड क्या करूंगा, नहीं कर सकता। तो जो मनी में कन्वर्ट हो सकती है चीजें सिर्फ वही आती है, कुछ उसकी लिमिटेशन भी हमारी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, हम कहते हैं किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी एसेट होती है उसकी लेबर, उसके वर्कर, उसके की एम्प्लॉइज। बट वो अपने की एम्प्लॉय, अपनी सबसे बड़ी एसेट को अपनी एसेट की तरह रिकॉर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मान लीजिए उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मिस्टर एक्स हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल बंदे हैं और ये इनके बिजनेस से की एम्प्लॉय है। अब क्या वो मिस्टर एक्स को एसेट की तरह बैलेंस शीट में जाकर रिकॉर्ड कर दे? बैलेंस शीट में एसेट में पड़ा हुआ है मिस्टर एक्स, अब मिस्टर एक्स की वैल्यू कहां से लाओगे? तो वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है हम सिर्फ वो चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं या वो चीज रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में कन्वर्ट हो सकती है, हम उसे मनी में मेजर कर सकते हैं। तो आप देखिए हमारे की एम्प्लॉइज जितने भी हैं, हमारे लेबर है, वर्कर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, एक शब्द में कहें तो ह्यूमन रिसोर्सेज वो हमारी सबसे बड़ी एसेट होती है, किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी एसेट होते हैं उसके वर्कर। लेकिन हम उसे बैलेंस शीट में एसेट की तरह रिकॉर्ड नहीं कर पाते बिकॉज हम उसे मनी में मेजर नहीं कर पाते। ठीक, मैंने पहले कहा मनी का मतलब क्या है? अपने कंट्री की होम करेंसी, अपने कंट्री की होम करेंसी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वही चीज कि जो हमारी होम करेंसी में है वही रिकॉर्ड होगी। अगर हम उसे होम करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, होम करेंसी में कन्वर्ट करिए और उसे रिकॉर्ड करिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने $1,00,000 का माल गुड्स यूएसए सप्लाई कर दिया, अब मुझे वहां से पेमेंट आएगा $1,00,000 का। ठीक, $1,00,000 का। मैं इसे इस $1,00,000 को करंट जो भी जिस दिन आया उस दिन जो भी करंट फॉरेन एक्सचेंज का रेट होगा उस रेट पे कन्वर्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने $1,00,000 और जिस दिन ये पेमेंट मेरे पास आया उस दिन रेट था $1 = ₹70। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया $1,00,000 को 70 रुपीज के हिसाब से, ये बन गया मेरा 70 लाख रुपीज, और मैंने अपनी सेल रिकॉर्ड कर ली 70 लाख रुपीज। तो मनी में मेजर हो गया। होम करेंसी में मैं इसको अपने कंट्री की करेंसी में यानी मनी में कन्वर्ट कर पाया, और जब मनी में कन्वर्ट कर पाया तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। बात समझ में आ गई? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, हम वही चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ठीक, ओके। थर्ड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? हम अपनी बुक्स को एक निश्चित एक फिक्स पीरियड के हिसाब से बनाते हैं। आप पीरियड कुछ भी रख सकते हो, अपना पीरियड डिसाइड कर लीजिए कि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगी वो कितने पीरियड की बनेंगी। इट मे बी 1 ईयर, it may be half year, it may be a quarter, it may be a month। आपकी इच्छा है, आप ईयरली बनाइए, क्वार्टरली बनाइए, मंथली बनाइए, हाफ ईयरली बनाइए, जैसे मर्जी बनाइए, बट एक पीरियड फिक्स कर लीजिए, वैसे बनाइए। आपका अगर आप ईयरली, आमतौर पे बुक्स ऑफ अकाउंट ईयरली बनाई जाती है, तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट ईयरली बनाते हैं तो ईयर क्या चूज करेंगे ये आपकी इच्छा है। आप ले सकते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और कोई डिफरेंट ईयर ले लीजिए। आप 1 अगस्त टू 31 जुलाई ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, बट एक पीरियड डिसाइड कर लीजिए।
और उस पीरियड के हिसाब से अकाउंटिंग करिए, उस पीरियड के हिसाब से अकाउंटिंग होगी। ये नहीं है कि एक साल आपने 1 जनवरी से 31 दिसंबर ले लिया और अगले साल बोले अब 1 अप्रैल से 31 मार्च लेंगे, तो मेरे भाई 31 दिसंबर से लेकर 1 अप्रैल तक की अकाउंटिंग कहाँ जाएगी? तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि एक पीरियड वाइज बुक्स ऑफ अकाउंट बनाइए और उस पीरियड को फॉलो करके चलिए। ठीक है, आपकी इच्छा है आप कोई सा भी ईयर फॉलो करिए। अब ईयर फॉलो करते कौन सा है? आमतौर पे हमारे यहाँ इंडिया में जो टैक्सेशन अथॉरिटी, भाई देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का मेरा उद्देश्य ये भी है कि वहां पे अगर मुझे इनकम निकलेगी तो उस इनकम के हिसाब से मुझे इनकम टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है और टैक्सेस ड्यूटीज पे करने हैं। तो जितनी भी इंडिया में टैक्स अथॉरिटीज हैं वो सब 1 अप्रैल से 31 मार्च का ईयर फॉलो करती हैं। कौन सा? ये वाला 1 अप्रैल से 31 मार्च का ईयर फॉलो करती हैं। तो एडवाइजेबल किसी भी एंटिटी के लिए ये रहता है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट 1 अप्रैल से 31 मार्च की बना लीजिए। क्यों? एक ही अकाउंट, एक ही तरीके से अकाउंटिंग हो रही है। मैं भी अपनी बुक्स 1 अप्रैल से 31 मार्च बना रहा हूँ और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी क्या चाहिए? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक ही तरीके की बुक में काम हो जाएगा। अब आप सोचो अगर मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा हूँ और कभी गवर्नमेंट टैक्सेशन अथॉरिटीज ने मांगा तो मुझे ये बुक्स ऑफ अकाउंट इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा और तब मैं वहां पे सबमिट कर पाऊंगा। क्यों भैया झमेला बोलूं? इससे बढ़िया मैं सीधे 1 अप्रैल से 31 मार्च की ही बुक्स ऑफ अकाउंट अपने यहाँ तैयार कर लेता हूँ और यही बुक्स ऑफ अकाउंट मैं जब मांगी जाएगी तो सबमिट कर दूंगा। यानी कि प्रेफरेबल क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। आप कर कुछ भी सकते हो बट एडवाइजेबल हमेशा रहता है ये ईयर फॉलो कर लीजिए। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ने हमारा क्या कहा कि आप एक फिक्स पीरियड लेके चलिए और उसी फिक्स पीरियड के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करिए, पीरियड बार बार चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। आगे चलते बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स इस एक्रूअल कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका ईपीएफओ एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, इस एक्रूअल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। अकाउंटिंग का बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट 2 बेस पे तैयार होती है। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट 2 तरीके से तैयार होती है, 2 अप्रोच चलती है, एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट और एक कैश कॉन्सेप्ट। एक कहते हैं एक्रूअल बेसिस और एक कहते हैं कैश बेसिस। ठीक, एक्रूअल बेसिस डिस्कस कर रहे हैं। एक्रूअल बेसिस क्या है? दूसरे शब्दों में कहूं, बड़े आसान से शब्दों में कहूं तो एक्रूअल बेसिस का मतलब हुआ ड्यू बेसिस। मतलब अभी हमने पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा, एक फिक्स पीरियड फिक्स कर लीजिए। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से 31 मार्च हमने अपना पीरियड फिक्स कर लिया। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ध्यान से सुनिए लाइन मेरी। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारा जो पीरियड है अकाउंटिंग का 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के जो भी कुछ खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं, इनकम्स हैं, जो भी कुछ एक्सपेंस हैं और इनकम्स हैं, वो आपकी सारी यानी पूरे 12 महीने की, 12 महीने कौन से? 1 अप्रैल से 31 मार्च की सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। भले ही वो आपने पे करे हैं या नहीं करे हैं, बट ड्यू होगा ना। पीरियड खत्म हो गया तो एक्सपेंस ड्यू हो गया, पीरियड खत्म हो गया इनकम ड्यू हो गई, तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे अभी एक्सपेंस हमने किया तो नहीं है, उधार है, अभी हमने इनकम मिली तो नहीं है, उधार है, तो ये नहीं कहना। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक ये हमारा जो पीरियड है उस पीरियड के जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम्स हैं, वो सब रिकॉर्ड होंगी, भले ही वो अभी रियलाइज हुई है या नहीं हुई है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मेरा ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये ईयर है, तो मेरे को फरवरी महीने में मैंने सेल की, 1 फरवरी को मैंने सेल कर दी, ठीक, 5 लाख रुपए की। लेकिन ये मुझे सेल का पैसा 31 मार्च जब मेरा ईयर क्लोज हो रहा है, जब तक रियलाइज नहीं हुआ, ठीक, तो क्या मैं इस सेल को रियलाइज नहीं करूंगा, क्योंकि ये सेल मेरी 1 फरवरी को हो गई, मेरे ईयर के बीच में हो गई। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है ड्यू बेसिस पे। अगर ठीक है सेल हो गई, पैसा नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, सेल तो हो गई, इनवाइस कट गया, माल चला गया, सब हो गया, सेल रिकॉर्ड करिए। मैंने किसी बंदे को सैलरी, किसी भी जो मेरा वर्कर है उसने मार्च तक काम कर लिया, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू एनी रीजंस, मैंने इसको अभी तक 31 मार्च तक, फरवरी एंड मार्च की सैलरी पे नहीं करी है, मैंने इसको अभी तक फरवरी मार्च की सैलरी पे नहीं करी है, तो क्या मैं फरवरी मार्च का एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं सैलरी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं कह दूं मैंने तो अभी पे ही नहीं करी है, मैं अभी इसको रिकॉर्ड क्यों करूं, करनी पड़ेगी। एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है, ड्यू बेसिस पे आप रिकॉर्ड करिए। मुझे अगर पे नहीं भी करी है तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, तभी तो मेरा 12 महीने का खर्चा पूरा आएगा। जब 12 महीने की इनकम, तो 12 महीने के खर्चे, जो भी कुछ है खर्चे, जो इनकम आ रही है उसके खर्चे भी आएंगे, और खर्चे वो आएंगे जो इस पीरियड में इनकम हो गए हैं, भले ही आपने पे करे हैं या नहीं पे करे हैं। आपने रेंट दे दिया, मान लीजिए मैंने मार्च महीने में 1 मार्च को 3 महीने का रेंट दे दिया। कौन कौन सा? मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने का रेंट दे दिया मैंने 1 मार्च को 3 महीने का रेंट दे दिया, मार्च, अप्रैल और मई। तो अब आप कहोगे सर अभी तक तो बात समझ में आ रही थी कि अभी फरवरी मार्च तक का रेंट ये सैलरी थी, नहीं दिया, रिकॉर्ड कर लो। अब यहाँ तो मैंने मार्च में 2 महीने आगे का रेंट दे दिया, मान लीजिए 2000 रुपये महीना रेंट है, तो हमने 6000 रुपीज पे कर दिए तब 1 मार्च को। तो क्या मैं 6000 रुपये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूँ? ना, बिल्कुल नहीं। हमने क्या कहा, सिर्फ हमारा जो पीरियड है उस पीरियड के खर्चे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम 6000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अब सिर्फ मार्च का खर्चा वो रिकॉर्ड करेंगे, 2000 रुपए, बाकी 4000 अगले पीरियड में जाएगा। जब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च अगला पीरियड शुरू होगा, उसमें रिकॉर्ड करेंगे 4000, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 2000। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ड्यू बेसिस, नंबर 1 ड्यू बेसिस, जितना खर्चा आपका, जितना इनकम आपकी इस पीरियड में ड्यू हो रही है वो रिकॉर्ड कर लीजिए, भले ही मिली है या नहीं मिली है, भले ही खर्च किया है या नहीं किया है। दूसरा, हमारा सिर्फ इसी पीरियड के खर्चे रिकॉर्ड होने, अगर इससे ज्यादा पीरियड के खर्चे रिकॉर्ड कर दिए तो भी रिकॉर्ड नहीं होने। ये दोनों बातें हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारी जो पर्टिकुलर पीरियड है उस पर्टिकुलर पीरियड की, यानी कि अगर 12 महीने की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 12 महीने के खर्चे, 12 महीने की इनकम पूरी रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। न 11 महीने 30 दिन की रिकॉर्ड होगी और न 12 महीने 1 दिन की रिकॉर्ड होगी, पूरे 12 महीने की इनकम और 12 महीने के एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। ठीक, इसके अपोजिट दूसरा कॉन्सेप्ट रहता है कैश बेसिस। इसके अलावा जो भी थॉट आपके मन में आ रहे हैं वो सब कैश बेसिस के। कैश बेसिस में क्या है, कैश बेसिस पीरियड वाइज नहीं चलता। वो नहीं कहता कि पीरियड आप इस पर्टिकुलर पीरियड के खर्चे रिकॉर्ड करिए या पर्टिकुलर पीरियड की इनकम रिकॉर्ड करिए। ये कहता है जब जितना आया, अगर मेरा 1 अप्रैल 31 मार्च का पीरियड है तो इस पीरियड में जो भी कुछ आपको रियलाइज हुआ, भले ही आगे के 10 साल का पैसा आज ही मिल गया, जो भी कुछ आपने खर्च कर दिया, भले ही आपने अगले 4 साल का किसी को खर्चा आज ही पेमेंट कर दिया हो, जो भी कैश आया वो इनकम में रिकॉर्ड कर लीजिए, जो भी गया वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लीजिए। जो अभी हमने कैश खर्च नहीं करा वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो अभी हमें कैश नहीं मिला वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कैश बेसिस कहती है। कैश बेसिस इसीलिए फॉलो नहीं होता, कहीं भी किसी भी एंटिटी में कैश बेसिस पे बुक्स नहीं बनाई जाती, बहुत कम जगह कैश बेसिस फॉलो होता है, अदरवाइज ये फॉलो नहीं होता, बहुत कम, लेस, वेरी लेस। फॉलो कौन सा होता है? एक्रूअल बेसिस, क्योंकि यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी दिखती है, एक से खर्चे दिखते हैं। यहाँ पता लगा किसी साल में 4 साल के खर्चे रिकॉर्ड हो गए, अगले साल ना कोई खर्चा ही नहीं है। अभी मैंने इनकम रिकॉर्ड कर ली, अगले मैंने 10 साल की, अब अगले 9 साल इनकम कहां से आएगी? तो ये बड़ा एब्सर्ड सा रिजल्ट देता है, बड़ा अजीब सा। तो कैश बेसिस की अकाउंटिंग आमतौर पर फॉलो नहीं होती,
अप्रूवल बेसिस की फॉलो होती है, एक कंसिस्टेंसी दिखती है ना। 12 महीने की सेल इस साल आएगी, अगले 12 महीने की उसके अगले साल आएगी, देन अगले साल आएगी, ऐसी 12 महीने के खर्चे अभी आए, फिर 12 महीने के खर्चे, 12 महीने के खर्चे, तो आप कंपेरिजन तो कर पाओगे। अदरवाइज आप कंपेरिजन कैसे कर पाओगे? आप अपना इवेल्युएशन कर पाओगे, रिजल्ट को एनालाइज कर पाओगे कब? जब ये अकाउंटिंग होगी। ये बिल्कुल साइंटिफिक लगती है, ठीक। तो समझ में आ गई बात। एक्रूवल बेसिस, एक्रूवल बेसिस यानी कि ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे। नंबर एक, ड्यू बेसिस का मतलब हुआ जो हमारा पीरियड है उस पीरियड की पूरी अकाउंटिंग, पूरे इनकम और पूरे एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। अगर ज्यादा हो गए हैं, मान लीजिए 12 महीने की बजाय 15 महीने का कोई हमने खर्चा कर दिया है, तो भी हम 12 महीने का रिकॉर्ड करेंगे। अगर खर्चा भी 10 महीने का हुआ है तो बाकी 2 महीने का ड्यू हो गया, तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई? एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, तो अभी हमने कौन कौन सा डिस्कस करा? एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट एंड एक्रूवल कॉन्सेप्ट।